आप सभी मित्रों का, दोस्तों का हमारे गुरु मंत्र एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग जो है संधि पढ़ रहे थे और संधि के जो स्वर संधि का भेद था उसमें हम लोगों ने अयादि संधि तक पढ़ लिया है। अब आगे हमारी जो है स्वर संधि में कुछ संधियाँ बची हुई हैं जिनसे बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन हाँ वो स्वर संधि के अंतर्गत है, इसीलिए हमें उसको पढ़ना चाहिए। देखिए उसमें जो 2-3 संधियाँ हैं वो हम देख लेते हैं आज। पहली संधि जो हमारी स्वर संधि की बची हुई है वो है हमारी जो हमारी अगली संधि बची हुई थी वो थी पूर्व रूप। यहाँ उसको जोड़ के पूर्व रूप संधि, ये हमारी संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को जब संधियों के भेद बताया था तो उसमें बता दिया था, ये हमारी पूर्व रूप संधि है। अब इसका हम सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है एंगः एंगा पदांतादति, जो है ये इसका सूत्र होता है, एंगा पदांतादति। इसको जब हम अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो ये एंग होगा, और एंग हम जानते हैं कि ये प्रत्याहार होता है जिसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, ए और ओ, ये आता है हमारे, ये 2 अक्षर आते हैं। और पदांताद का मतलब होता है पद के अंत में। इसको जब हम अलग करके लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा पदांत, और देखिए देखिए इसको हम जब अलग करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये पदांताद, मतलब पद के अंत में। इसका अर्थ हो जाएगा पद के अंत में। और अति जो यहाँ जुड़ा हुआ अति, इस अति का मतलब होता है हर्ष आ। कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रथम शब्द के, जैसे हम जानते हैं कि जो संधियों के वर्ण हमारे जुड़ते हैं उसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जुड़ता है, तो जो हमारी पूर्व रूप संधि होगी इसमें क्या होगा, इसमें पहले शब्द के अंत में हमें या तो ए मिले या तो ओ मिले, और इनके बाद जो दूसरे शब्द का प्रारंभ हो वो हमारा वहाँ हर्ष आ होना चाहिए। जब हमारे पहले तरफ जो है पहले शब्द के अंत में ए होगा, ओ होगा, और बाद में हमें हर्ष आ मिलेगा, तो हमारी पूर्व रूप संधि वहाँ पर हो जाएगी। कहने का तरफ मतलब है पूर्व रूप होगा किसके, यहाँ जो ये पूर्व रूप जो हमारा हर्ष आ आएगा, दूसरे शब्द का प्रारंभ जिस अक्षर से होगा हर्ष आ होगा, वो हर्ष आ हमारे पूर्व रूप में बदल जाएगा, उसी हर्ष आ का ही पूर्व रूप होगा। अब वो जब पूर्व रूप में बदलेगा, जब वो ए से अथवा ओ से जुड़ेगा और जब उसका रूप बदलेगा तो उसका निशान जो है वो ये अवग्रह बन जाएगा, जिसको हम ये अवग्रह कहते हैं इसको। जब हमारा ए या ओ से हमारा हर्ष आ जो है पूर्व रूप संधि में ए और ओ से जब हमारा हर्ष आ जुड़ेगा तो दोनों जब जुड़ेंगे तो इसका इस आ का पूर्व रूप हो जाएगा, इस आ का ही क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। इस आ का हमारा पूर्व रूप हो जाएगा जब ये संधि जुड़ेगी, और जब पूर्व रूप हो जाएगा तो ये आ का जो है आ का रूप में परिवर्तन होगा, और रूप में जब ये परिवर्तन होगा तो ये अवग्रह बन जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखें तो ज़्यादा हमको समझ में आ जाएगी चीज़ें। जैसे इसका एक उदाहरण बहुत पूछता है, हरे धन औ, ये हमारा शब्द है हरे धन औ। यहाँ देखिए हमें ए मिल रहा है और यहाँ देखिए हमें आ मिल रहा है। जैसा कि बताया गया कि एंग आए और एंग के बाद यानी पदांत के अंत में एंग हो, पदांत के अंत में नहीं, पद के अंत में, शब्द के अंत में, पद का मतलब शब्द, शब्द के अंत में यदि हमें ए प्राप्त हो और उसके पश्चात हमें हर्ष आ मिले
तो हमारे आ का रूप जो है परिवर्तित हो जाएगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो बदलेगा रूप किसका, आ का रूप बदलेगा, और आगे वाला वैसा ही रहेगा, आ का रूप बदलेगा, और आ का जब रूप बदलेगा तो ये आ का रूप बदलकर ऐसा औग्रा जिसे कहते हैं, इस रूप में जिसको यस की तरह बनाते हैं, इस आकार में इसका बदल जाएगा। यानी जहाँ आ लिखा हुआ है उस जगह हम आ का ही उच्चारण करेंगे। जब ये जुड़कर बनेगा तो आ का, हम औग्रा की जगह आ का ही उच्चारण करेंगे, बस उसका निशान बदल जाएगा। जैसे आ लिखा गया, आ की जगह हम इस निशान को लगा देंगे और उच्चारण हम ह्रस्व आ का ही करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब ये इस तरह से जुड़ा तो यहाँ हमें पदांत में, पद के अंत में ए प्राप्त हुआ और दूसरे तरफ हमें ह्रस्व आ मिला। अब इस आ का रूप जब बदलेगा तो ये हमारा बन जाएगा, ये पूर्व वाला ऐसे ही रहेगा, आ का हमारा रूप बदलेगा तो ये आ हमारा ऐसे बन जाएगा और वह हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से ना हरेव शब्द बनेगा। कहने का तात्पर्य जो ये पहले वाला शब्द है ये ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, और जो बाद वाला हमारा ह्रस्व आ है वो जो है उसके रूप में परिवर्तन होगा, वो अवग्रह के रूप में हो जाएगा। या ये कहिए वो आ का उच्चारण होगा लेकिन निशान उसका बदल जाएगा। जो हम आ इस तरह से लिखते हैं, समझ लीजिए वहाँ आ इस तरह से लिखेंगे। बस इतना ही है पूर्व रूप संधि में कि ए के बाद यदि ह्रस्व आ आए और जो है ए के बाद ह्रस्व आए या ओ के बाद ह्रस्व आ आता है, तो ऐसी दशा में हमारा जो छोटा आ होगा, जो हमारा ह्रस्व आ होगा, वो हमारे अवग्रह में बदल जाएगा। इतना ही हमें करना है। इसके बाद देखिए, इसके ओ के उदाहरण भी देख लीजिए। एक उदाहरण और देख लीजिए ए का। देखिए, रमे धन अत्र, यह है रमे धन अत्र, ये रमा का रूप है रमे। अब यहाँ देखिए हमें ए मिल रहा है और यहाँ हमें ह्रस्व आ मिल रहा है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारी परिभाषा के अनुसार हमें ये दशा यहाँ पे प्राप्त हो रही है कि एंग आया है, यानी पद के अंत में हमें ए प्राप्त हुआ है, ये हमें ए मिला है, और उसके बाद हमें ह्रस्व आ मिला है। दूसरे शब्द के आरंभ में हमें ह्रस्व आ मिला है। अब जो परिवर्तन होगा, अब जो पूर्व रूप बनेगा वो पूर्व रूप इस आ का बनेगा। यानी जब दोनों ये जुड़ जाएंगे तो इस आ के रूप में परिवर्तन होगा और ये आ जो हमारा वो हमारा अवग्रह में बदल जाएगा। और जब अवग्रह में बदलेगा तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा और इस आ के बस इस आ की जगह ये हम निशान बना देंगे, उच्चारण हम छोटे आ का ही करेंगे। अब जब इस तरह से करेंगे तो ये हमारा रमे और ये रमे अत्र शब्द बन जाएगा। बस इतना ही होता है। अब इसमें पूर्व रूप संधि में केवल हम छोटे आ की जगह परिवर्तन करते हैं, और छोटे आ की जगह जब हम परिवर्तन करते हैं हमें ये देखना है कि पद के अंत में ए हो अथवा ओ हो और बाद का जो शब्द हो वो ह्रस्व आ से आरंभ हो। बस हमें खाली आ की जगह निशान बदलना है, हमें आ की जगह, छोटे आ की जगह अवग्रह लगा देना है, या पूर्व रूप का निशान भी कहते हैं, अवग्रह भी कहते हैं। तो इस निशान को बदल देना, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। इसी तरह से देखिए, ओ का रूप है कि विष्णुधन अव, ये देखिए विष्णुधन अव, यहाँ भी देखिए हमें ओ मिला है और यहाँ ह्रस्व आ। यही चीज हुआ, हमें पद के अंत में, पदांत में, पद के अंत में जो है हमें ओ मिला है, ठीक, पद के अंत में हमें ओ मिला है, और आरंभ में दूसरे शब्द का जो आरंभ है वो ह्रस्व आ है। अब जब ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो इस आ के जगह, इनके जुड़ने से आ के जगह जो है वो हमारा अवग्रह बन जाएगा। यानी उच्चारण वही होगा, निशान केवल आ का बदलेगा, बाकी सारी चीजें पहले की जैसे रहेंगी। पूर्व रूप पहले वाला रूप हो जा रहा है, यानी कुछ और नहीं बदला, केवल आ के रूप में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हो रहा तो अवग्रह बन जा रहा है। ये हमारा ये बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, और ये अव, विष्णु अव हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसके और भी उदाहरण हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ले लीजिए। इसके बाद देखिए और कई सारे उदाहरण हैं जो पूछे जाते हैं, ये ऐसे उदाहरण हैं जो पूछ लिए जाते हैं। देखिए उसके बाद है बालकोधन
अपि। ठीक, यहाँ भी देखिए हमें ओ प्राप्त हो रहा और यहाँ हरस्व आ, यानी दूसरे साइड यहाँ हरस्व आ ही आना है और पहली तरफ हमें ए और ओ मिलेगा, दूसरी तरफ केवल हमें हरस्व आ मिलेगा, इसके अतिरिक्त हमें कोई अन्य स्वर नहीं मिलेगा और जो हरस्व आ मिलेगा उसी के रूप में हमारा परिवर्तन हो जाएगा और परिवर्तन होकर वो अवग्रह बन जाएगा। बस इतना ही होता है पूर्व रूप संधि में। अब ये हमारा जो ओ है और यहाँ से हमारा आ है, जब ये दोनों मिलेंगे तो इस आ के रूप में परिवर्तन होकर ये अवग्रह बन जाएगा। अब जब ये आ के रूप में, इस आ के रूप में परिवर्तन होकर अवग्रह बनेगा तो ये हो जाएगा हमारा बाल को हम पहले की तरह लिखेंगे, पूर्व रूप जैसा है वो, और केवल आ के रूप में परिवर्तन करके हम ये लिख देंगे बाल को अपि, ये बन जाएगा। इसी तरह से और भी उदाहरण हैं, जैसे यहाँ देखिए एक ये बहुत पूछता है को धन अपि, को धन अपि पूछता है, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा है। यहाँ भी देखिए हमें ओ प्राप्त हुआ है और यहाँ आ है, यहाँ ओ है यानी पदांत के अंत में ये दोनों अक्षर में से कोई एक होना चाहिए, तो एक हमें ओ मिला है और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में हरस्व आ होना चाहिए, तो यहाँ हमें हरस्व आ मिला है। अब ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा ये आ की जगह जो रूप परिवर्तित होगा ये अवग्रह बन जाएगा और अवग्रह बनेगा तो ये हमारा जब जुड़ेगा तो ये को अपि ये बन के तैयार होगा। कहने का तात्पर्य ये है केवल आ के निशान में, आ के रूप में परिवर्तन हो, पूर्व रूप में केवल आ के रूप में परिवर्तन होगा और कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस हमें आ के रूप में अवग्रह लगा देना है, समझ लीजिए हमारी पूर्व रूप संधि हो गई। बस इतना ध्यान दीजिए कि पद के अंत में एंग आया हो, ए ओ आया हो और बाद में हरस्व आया हो तो वहाँ पूर्व रूप संधि होगी और पूर्व रूप संधि करते समय हमें हरस्व आ की जगह केवल उसके निशान में परिवर्तन कर देना है और हमारी ये संधि पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो अगली संधि है, इसी तरह से इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए अगली जो संधि है वो हमारी संधि है पर रूप संधि। पर का मतलब जानते ही हैं, पर का मतलब होता है बाद वाला रूप, पर का मतलब होता है बाद वाला रूप हो जाता है। इस संधि में बाद वाला जो शब्द होता है उस शब्द का पहला जो अक्षर होता है वही बन जाता है और कोई अंतर नहीं होता। इसमें होता क्या है पर रूप संधि में, इसमें जो होता है जो पहला पद होगा वो कोई अकारांत उपसर्ग होगा, पहला पद जो होगा वो कोई अकारांत उपसर्ग होगा और जो दूसरा पद होगा वो कोई धातु होगी। ठीक, इसका जो क्या कहते हैं, इसका सूत्र जो है वो सूत्र है, देखिए एंगी पररूपम, इसका ये सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी का मतलब यही है, ए है और ओ है, ए और ओ। पररूपम का मतलब होता है बाद वाला रूप। इस पररूप का मतलब, इस पर का मतलब होता है बाद वाला रूप। एंगी परिरूपम, उसका क्या था एंगा पदांता दति, और इसका क्या है एंग पररूपम। एंग का तात्पर्य होता है ए और ओ, यानी एंग जो है हमारा, जिसको हम एंग कहते हैं, वो हमारा एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ए और ओ अक्षर आता है। अब ये कह रहा है इस संधि में क्या होता है कि पहला शब्द जो होता है वो अकारांत उपसर्ग होता है। अकारांत ये अकारांत, इसको यानी जिस ऐसा शब्द, ऐसा उपसर्ग जिस उपसर्ग के अंत में या जिस उपसर्ग का अंतिम अक्षर हरस्व आ हो, ऐसा उपसर्ग। जैसे ये हमारा प्रा है, ये हमारा उप है, ऐसे जो उपसर्ग, यहाँ देखिए प्रा के आ, जो प्रा में आ है वो हरस्व आ है, उप के पा में जो आ है वो हरस्व आ है। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो आप देख लीजिएगा उप के पा में यहाँ कोई मात्रा नहीं दिख रही है। जैसे हम लोगों को पता है कि जब में कोई मात्रा नहीं दिखती तो वहाँ हरस्व आ होता है। तो इस तरह से यहाँ हमें ना प्रा में कोई उपसर्ग, कोई जो है अन्य स्वर दिख रहा है
और ना हमें उप के पा में कोई स्वर दिख रहा है। तो इस तरह से ये हमारा जो है अकारांत है, यानी इस जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग का जो अंतिम अक्षर है वो छोटा आ है। अभी यहाँ बड़ा आ होता तो हम ये आकारांत बोलते, छोटी होती तो इकारांत, बड़ी होती तो ईकारांत बोलते। इस तरह से इनका जो नाम पड़ता है, इनके अंतिम स्वर के आधार पर इनका नाम पड़ा है कि ये अकारांत उपसर्ग हैं। ये आकार, अब बड़ा होता अंत में तो आकारांत बोलते। लेकिन ये जो संधि है, ये संधि कहती है कि जो हमारा शब्द हो, जो हमारा पहला शब्द हो, अर्थात जो हमारा उपसर्ग हो, वो उपसर्ग अकारांत हो, यानी उस उपसर्ग के अंत में ह्रस्व आ हो, इतना। और दूसरा कह रहे हैं कि जो हमारी धातु हो, जो दूसरा शब्द हो वो कोई धातु हो, और वो धातु जो है हमारी चाहे ए से आरंभ हो चाहे ओ से आरंभ हो, जो हमारी धातु हो, यानी जो धातु होगी, पहला शब्द हमारा क्या होगा, यानी जो ये हमारा पहला शब्द होगा, पहला शब्द और दूसरा शब्द होगा। पहला शब्द, पहले शब्द में क्या होगा, हमारा अकारांत उपसर्ग होगा, और दूसरा शब्द जो है ए या ओ से आरंभ होने वाली कोई धातु हो, यानी पहला शब्द जो हो वो अकारांत उपसर्ग हो उसमें, यानी हर उस उपसर्ग में जो उपसर्ग प्रयुक्त हो, इस संधि में पहला शब्द उपसर्ग ही रहेगा। जो उपसर्ग होगा उस उपसर्ग में अंतिम स्वर जो होगा वो ह्रस्व आ होगा, और जो जिससे ये जुड़ेगा बाद वाला शब्द जो होगा वो कोई न कोई धातु होगी। इसमें उपसर्ग और धातु जोड़ रहे हैं। जो धातु होगी वो धातु या तो ए से शुरू होगी अथवा ओ से शुरू होगी। इसके दो उदाहरण बहुत पूछता है। जैसे देखिए, इसका जो उदाहरण है यहाँ हम देख लेते हैं इसके उदाहरण को। इसका जो उदाहरण है वो जैसे प्राधन एज्जते, ये शब्द मिलता है, ठीक। प्राधन एज्जते शब्द हमारा मिलता है। देखिए सीधा लिख दें, तिरछा है, ये मिलता है हमारा प्राधन एज्जते, ये शब्द हमारा मिलता है, प्राधन एज्जते। अब देखिए ये जो प्रा है, ये प्रा क्या है, उपसर्ग है। जो हमारे 22 उपसर्ग हैं उन 22 उपसर्गों में प्रा भी एक उपसर्ग है। अब जब ये उपसर्ग है और उपसर्ग में हम देख रहे हैं कि ये अकारांत है, इस प्रा उपसर्ग में जो अंतिम इसका स्वर है, अंतिम जो अक्षर है वो हमारा छोटा आ है, ह्रस्व आ है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, ह्रस्व आ मिल गया, और ये एज्जते का ए मिल गया, ठीक। ये हमारा एज्जते का ए मिल गया। तो पर रूप में क्या होता है, जब पहला वर्ण यानी ये उपसर्ग के अंत का ह्रस्व आ और जो धातु हमारी है, एज्जते हमारी एक धातु है, इस धातु एज्जते का जब ए जुड़ेगा तो दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा, यानी बाद वाला रूप हो जाएगा। और बाद वाला रूप क्या है, एज्जते ए है, यानी दोनों के स्थान पर ए बन जाएगा, बाद वाला रूप हो जाएगा। यानी आ जब जुड़ेगा ए के साथ तो हमारा ए ही बन जाएगा, एज्जते के साथ जब आ जुड़ जाएगा तो ए बन जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बना देंगे, बाद वाला रूप होगा, यानी ये वाला रूप बन जाएगा। आ इसके साथ जुड़ेगा तो ऐसा बन जाएगा, और जब ऐसा बन जाएगा तो हमने देखा पास प्रा से हमने आ निकाल लिया था, और फिर ये एज्जते का ए, और यहाँ जा और ता बचा था, ये हमारा ये यहाँ देखिए इस तरह से लिखना है, ये ए हो गया, यहाँ हमारा जा और ता पे ए की मात्रा ये बचा हुआ था। अब जब हम जोड़ेंगे तो प्रा पे ए की मात्रा लग जाएगी, जा और ता पे में, इस तरह से हमारा प्रेज्जते रूप ये बनेगा। यानी पूर्व रूप में पहले वाला रूप हो जाएगा, केवल आ के रूप में अंतर परिवर्तन होकर वो अवग्रह में बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। पर रूप में क्या होगा, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पहला शब्द जो आए वो कोई उपसर्ग हो, और वो ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में ह्रस्व आ हो, वो अकारांत उपसर्ग हो, ह्रस्व आ हो, और जो दूसरा शब्द हो वो कोई ना कोई धातु हो, और जो धातु हो वो ए से आरंभ हो अथवा ओ से आरंभ हो। तो ऐसी दशा में जो हमारा उपसर्ग के अंत का आ और धातु के जो ए से शुरू हो चाहे ओ से शुरू हो, जब ए के साथ वो आ जुड़ेगा तो ए ही बनेगा, बाद वाला रूप बनेगा। यानी एज्जते शब्द बाद में है ना, तो
तो बाद वाला रूप बन जाएगा, यानी ए बन जाएगा। इसी तरह से जब हम ओ को जोड़ेंगे, अब जब हम ओ का उदाहरण देखेंगे, इसके 1-2 उदाहरण ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए, उपधन औषधि, ये मिलता है इसके उदाहरण में, 1-2 उदाहरण मिलते हैं। अब जब हमारा देखिए उपधन औषधि जो है, यहाँ देखिए हमें क्या मिला, आ मिला, यहाँ हमें ओ मिला। ठीक, हमें ये दशा प्राप्त हुई कि हमें पहले शब्द का जो अंत है उसमें हमें अकारांत उपसर्ग मिला है, यानी हर्ष आ है उप में, उप जो हमारा उपसर्ग है उसमें हमें जो अकारांत है हर्ष आ, यहाँ पे उपसर्ग, ये उप उपसर्ग अकारांत है, इसके अंत में आ है, पा में आ छुपा हुआ है, तो ये आ मिला और बाद में ओ मिला। तो ये जब जुड़ेंगे तो इनका पूर्व रूप हो जाएगा, यानी ये बाद वाला रूप हो जाएगा, पूर्व, ये पर रूप, क्षम्यताम, ये पर रूप हो जाएगा, बाद वाला रूप हो जाएगा। अब जब बाद वाला रूप हो जाएगा तो ये हमारा उप बचा था, और ये जो हमारा जोड़ के आया, ये यहाँ ओ आया, फिर हमारा जो ये बचा हुआ था हमने ये शति लिख दिया। अब ये हमारा जुड़कर, अब पा पे ओ की मात्रा, श और तापे छोटी की मात्रा, ये एक तरह से उपोषति शब्द बना। औषधि जो है ये एक धातु है, और इस धातु का आरंभ किससे हो रहा है, ओ का, ओ से हो रहा है। जैसे प्रेज्यते जो एज्यते शब्द था वो धातु था, उसका आरंभ ए से हो रहा था। ये औषधि शब्द है, इसका आरंभ, ये भी धातु है, इसका आरंभ भी हमारा ओ से हो रहा था। इस तरह से इन संधियों के बस यही 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए हमारी जो अगली संधि है वो हमारी जो है प्रकृति भाव एक संधि होती है। प्रकृति भाव एक संधि होती है, उसमें क्या होता है देख लीजिए। एक हमारी संधि स्वर के अंतर्गत प्रकृति भाव संधि होती है, ये आखिरी संधि इसमें आती है प्रकृति भाव संधि। ये भी एक संधि का प्रकार है। ये ऐसी संधि होती है, देखिए इसके सूत्र पहले देख लें। इसका सूत्र है पुलुत परगृह्य, क्या क्या दिया गया है, हाँ प्रगृहा होता है, ये होता है प्लुत प्रगृहा, प्रिह्रिया होता है। देख लीजिए, हम भी ध्यान नहीं दे रहे थे, प्रगृहा सही लिखा था, ये प्रगृहा ये हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, पुलुत प्रगृहा और अचि नित्यम, ये हो जाता है पुलुत प्रगृहा अचि नित्यम, ये इसका सूत्र हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि पुलुत, ये पुलुत शब्द है, ये गलत लिखा है, पुलुत प्रगृहा अचि नित्यम, पुलुत हो अथवा प्रगृही हो, पुलुत हो अथवा प्रगृही हो। ये प्रगृही जो है एक संज्ञा होती है, किन वर्णों की होती है, ये दीर्घ ई की, दीर्घ ऊ की और ए की। प्रगृह किसे कहते हैं, ये हमारा दीर्घ ई को कहते हैं, दीर्घ ऊ को कहते हैं और ए को, इसी को हम प्रगृह कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रगृह कहते हैं। और पुलुत आप जानते हैं कि स्वर का एक भेद है, स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और पुलुत। पुलुत क्या होता है, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, वो अक्षर पुलुत होता है, पुलुत स्वर होता है। तो कह रहे हैं कि चाहे पुलुत हो और चाहे प्रगृही हो, यानी अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में प्रगृही संज्ञक हो, पुलुत संज्ञक हो, यानी वो उसकी मात्रा का जो समय हो वो त्रैकालिक हो, 3 मात्रा के बराबर हो, वो हो, और या चाहे हमारा प्रगृही हो। कहने का मतलब जो शब्द हमारा पहला शब्द हो, पहले शब्द के अंत में यदि हमें दीर्घ ई प्राप्त होता है, दीर्घ ऊ मिलता है और ए मिलता है, ऐसे अगर वर्ण मिलते जो शब्द रूप हमारे चलते हैं, उन शब्द रूपों में जो
दूसरा दो वचन होता है। इकारांत, उकारांत और एकारांत के जो दो वचन जो शब्द रूप होते हैं, उन शब्द रूपों में जो इकारांत, उकारांत और एकारांत जो होंगे, उनके दो वचन के जो रूप होंगे, उन दो वचनों के रूप होने पर ऐसी जगहों पर प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जहाँ कोई संधि ना हो, यानी जो जैसा है वैसा बना रहे, अपने पूर्ववत रूप में बना रहे। यानी इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों होना, यानी जहां संधि ना हो, जैसे रूप हमें संधि विच्छेद वाला दिख रहा हो, वही जुड़ने के बाद संधि में दिख रहा हो, तो ऐसी जगहों पर पूर्व रूप संधि होता है। जैसे हरि का रूप पढ़ते हैं हम, हरि के जब शब्द रूप को पढ़ते हैं तो जब इसका दो वचन देखते हैं तो हमारा हरि होता है। इसी तरह से जब हम विष्णु को देखते हैं, विष्णु के रूप को देखते हैं तो इसका दो वचन में विष्णु होता है। इस तरह से जब ये हमें दो वचन वाले रूप, कहीं पहला शब्द के अंत में यदि दो वचन वाले इकारांत मिले, उकारांत मिले और एकारांत शब्द मिले, तो हमें ये जान लीजिए वहां पर हमारा प्रकृति भाव संधि होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आता है। और इसके अंत में जो है हमेशा ये जो अचिनित्यम, अचिनित्यम का मतलब होता है पहले शब्द के अंत में या तो पुलुत्थ होगा या प्रगृह्य संज्ञक कोई वर्ण होगा, यानी ई बड़ी ई होगा, बड़ाऊ होगा, ए होगा। ठीक, इनके दो वचन जो हैं, ई वाले दो वचन जब अगर होंगे और बाद में कोई अच हो, तो ऐसी दशा में इनका प्रकृति भाव होता है। ऐसे हम लिख सकते हैं कि प्रकृति भाव, प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी जो जैसा है वैसा रहेगा, कोई अंतर संधि होने के बाद नहीं होगा, जैसा पहले था वैसा बाद में भी रहेगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, इसके बहुत मिलते हैं। इसके उदाहरण जो मिलते हैं हमें, ये उदाहरण इसका है हरि एतौ, ये शब्द मिलता है हरि एतौ। इसी तरह से ये मिलता है विष्णु इमौ, ये मिलता है। और एक मिलता है हमें गंगे अमु। देखिए तीनों अक्षरों के उदाहरण हमने बता दिए। जो ये प्रगृह्य संज्ञक था, ये हमारा बड़ी, यानी इकारांत जो हमने बताया था बड़ी हो, बड़ा हो, और ये जो हमने बताया हुआ था प्रगृह्य संज्ञक वर्ण, ये जो प्रगृह्य थे, ये प्रगृह्य संज्ञक वर्ण, ये देखिए यहाँ हमें बड़ी मिली हुई है, यहाँ हमें बड़ी प्राप्त हुई है। ठीक, यहाँ हमें बड़ी मिल गई है और यहाँ हमें ए मिल गया है। तो ए क्या है? स्वर है। कहने का तात्पर्य बाद में नित्य अच हो, यानी बाद में अगर हमें पहले तरफ जो है बड़ी प्राप्त हो, बड़ी वाला दो वचन का रूप, किसी शब्द रूप का दो वचन का रूप प्राप्त हो, ठीक, और बाद में कोई स्वर आए, तो ऐसी जगहों पर हमारा जो है प्रकृति भाव संधि होता है। देखिए यहाँ हरि के रूप का ये दो वचन हरि है, हरि में हमें बड़ी मिला और बाद में हमें एतों में स्वर मिला। यहाँ स्वर होना अनिवार्य है, नित्य है, अनिवार्य है। तब ये जब जुड़ेंगे तो इनका रूप यही रह जाएगा, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। हरि एतौ, ये हमारा यही रूप ऐसे बनेगा। ठीक, यानी जुड़ करके जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। अब हो सकता है कि आप कहें कि यहाँ तो यड़ भी हो जाएगा, यड़ हो जाता, अगर यहाँ छोटी ही होती तब यड़ हो जाता, लेकिन ये हरि जो शब्द है, ये हरि इकारांत छोटी ई से आरंभ होने वाले ये शब्द रूप हैं। अब जब छोटी ई से आरंभ होने वाले शब्द रूपों के दो वचन हो जाएंगे तो यहाँ ये प्रगृह्य संज्ञक का कार्य करेंगे। अगर छोटी ई होती तो ये हमारा यड़ संधि का नियम यहाँ लग जाता, लेकिन यहाँ छोटी ई नहीं, यहाँ हरि शब्द का दो वचन हरि रूप है, इसीलिए यहाँ पर यड़ संधि ना होकर के प्रकृति भाव संधि हुई। यानी इस प्रकृति भाव का मतलब जैसा स्वभाव, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, यानी जैसा स्वभाव वैसा रहे। तो ये भी क्या है, ये संधि में जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन कैसी दशा में? जब इकारांत, उकारांत और एकारांत शब्द हमें
मिलेंगे और बाद में कोई अच होगा, ऐसी दशा में। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलता, उकारांत शब्द मिल गया था, बड़ा ऊ यहाँ मिल गया था, और यहाँ हमें ईमो का ई मिल गया था, तो यहाँ हमें स्वर मिल गया। अब ये जब दोनों जुड़ेंगे तो मैं सीधे ऐसे जोड़ देना, इसमें कोई अंतर, यहाँ भी विष्णु धन विष्णु ईमो ऐसे लिख जाएगा, जोड़ के ऐसे लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं इकट्ठा, ऐसे अलग अलग बगल में लिख देंगे, केवल धन का निशान हटा देंगे। इसी तरह से देखिए ये हमें ई का उदाहरण, बड़ी का इकारांत का उदाहरण मिल गया, ये हरि दो वचन का रूप है, इकारांत का उदाहरण मिल गया, उकारांत का उदाहरण मिल गया, और अब हमारा ए बचता है इकारांत। अब यहाँ हमें क्या मिला, ए मिला है, और यहाँ अमू का आ मिला है। ए स्वर है और आ, ए जो है ये हमारा प्रगृह्य संज्ञक वर्ण है। ये हमें यही ध्यान देना है, अगर हमें कहीं प्रगृह्य संज्ञक वर्ण मिलता है, प्रगृह्य संज्ञक वर्ण क्या होता है, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और ए, अगर ये वर्ण मिल जाते हैं या हमें कोई पुलुत्त मिल जाता है, तो ऐसी दशा में हमारा जो होगा वो प्रकृति भाव संधि होगी। अब यहाँ भी देखिए वही प्राप्त हुआ है, हमें यहाँ ए मिल गया और बाद में हमें हर्स्व आ मिल गया, बाद में हमें स्वर प्राप्त हो गया। अब जब ये जुड़ेगा तो ये भी कैसे होगा, गंगे अमू। ये इसके कुछ जो है 2-4 उदाहरण हैं, इससे ज़्यादा इसमें जल्दी पूछता नहीं। प्रकृति भाव में जाने रहिए, अगर कहीं कोई संधि होगी, अगर हमें पहले शब्द के अंत में बड़ी दिख रहा है, बड़ा ऊ दिख रहा है, ए दिख रहा है, और बाद में कोई स्वर आया है, तो ये जान लीजिए वहाँ ज़्यादातर हमारा प्रकृति भाव संधि होगा, कोई अगर अपवाद ना हो तो ऐसी दशा में। ये हो गया ये उसका उच्चारण। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद भाई। आप लोग भी अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए और कमेंट करिए, लाइक करिए।